दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, छात्रा और अधीक्षक या फिर सीजी व्यापम का कोई से भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखेंगे साइंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपका न्यूमेरिकल सेक्शन हो चाहे आपका थ्योरी सेक्शन हो, आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं खास करके शिक्षक भर्ती में, उन सभी में साइंस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में हम आज के इस क्लास में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों साइंस का यह क्लास होगा आपका क्लास 5। इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के आपका थ्योरी सेक्शन का और आपका न्यूमेरिकल सेक्शन का किस प्रकार से साइंस का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा दिया है। आप उन सभी वीडियो को जाकर के जरूर देखिए ताकि आपका साइंस पूरा टॉपिक वाइज एक एक करके हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा यह क्लास होगा क्लास 5। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, एक एक करके बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, इसी प्रकार से आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की वेग 4 मीटर पर सेकेंड है, तो गेंद के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी यह हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा को और क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए पहले दिया क्या क्या है, साइंस में हमारा सबसे पहला काम है जो गिवन डाटा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड में फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फार्मूला को पहले लिख दिया है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इसमें पहले हमें दिया क्या है, मास। यह हमें दिया दोस्तों मास, मतलब एम का वैल्यू कितना दिया है, 0.5 ये किलोग्राम में। द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है, 0.5 किलोग्राम। अब उसके बाद देखिए क्या दिया इसमें, गेंद की वेग। वेग कितना दिया दोस्तों, इसका वेलोसिटी कितना दिया है, ये दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना दिया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो गेंद के पास कितनी गतिज ऊर्जा है ये हमें निकालना है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। अगर मैं ये जो डाटा दिया गया इसको इसी फॉर्मूला में रखता हूँ तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणित एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 0.5 गुणित भी का स्क्वायर। भी का वैल्यू कितना है, 4, मतलब 4 का स्क्वायर। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणित 4। अब यहाँ से ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब ये 4 दूने 8, 8 गुणित 0.5, 8 गुणित 0.5 मतलब ये 8 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा 4 जूल और ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 जूल। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शिक्षक भर्ती में, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। आइए हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को समझते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एल्यूमिनियम प्लस 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 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है इसको हम पहले जान लेते हैं। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल को पढ़ना होगा। देखिए एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अब देखिए इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कितना हो जाएगा, ये होगा दोस्तों 2, 8 और ये 3, 8 2 10 और ये 3 13। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, एल्यूमिनियम प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। प्लस क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को, मतलब जितना प्लस रहेगा है ना, जितने नंबर आप पॉजिटिव रहेंगे
है ना, उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया प्लस, अब माइनस क्या दर्शाता है, तो माइनस दर्शाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, ये हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी। और ये माइनस क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ठीक है, इन दो चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मतलब जितना अगर प्लस लिखा रहेगा तो उसमें क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी, या फिर जितना अगर माइनस लिखा रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, उतना ही इलेक्ट्रॉन का लाभ उसको होते रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम में कितना प्लस लिखा है, एल्यूमिनियम में 3 प्लस लिखा हुआ है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एल्यूमिनियम में ये 3 प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए प्लस प्लस प्लस, मतलब एल्यूमिनियम में ये 3 प्लस लिखा हुआ है। अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है दोस्तों, ये होता है 13। अब चूंकि इसमें 3 प्लस है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर 3 प्लस है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तब के कंडीशन में इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10। अब 10 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तब के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 और ये 8। तब के कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये 2 और 8 खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 8। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा आगे की क्लास में तो उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको और समझा दूंगा। तो देखिए प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि होना, जितना प्लस रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। माइनस मतलब क्या होता है, वृद्धि। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, मतलब जितना माइनस लिखा रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का उसको लाभ होते रहेगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए विद्युत फ्यूज तार के लिए कौन सा महत्वहीन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार की त्रिज्या, तार में बहने वाली धारा और तार की लंबाई। अब दोस्तों ये आपका सीजी टेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका सीजी टेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मैंने आपको साइंस का जो क्लास 1 कराया था उसमें मैंने आपको फ्यूज तार होता क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करा दिया था। ठीक है, तो फ्यूज तार से रिलेटेड भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप पूरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए फ्यूज तार, विद्युत फ्यूज तार, ये क्या होता है, पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है, तो इसमें क्या महत्वहीन हो जाएगा दोस्तों, हमारा तार की लंबाई। ठीक है, मतलब तार की लंबाई कोई भी इसमें महत्व नहीं रखता विद्युत फ्यूज तार के कंडीशन में। अब देखिए विद्युत फ्यूज तार होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए फ्यूज तार ये किसका बना होता है दोस्तों, ये बना होता है शीशा और टीन का। ठीक है, फ्यूज तार बनता है शीशा और टीन को मिलाकर फ्यूज तार बनता है। अब देखिए फ्यूज तार का काम क्या होता है, जैसे आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये आपके घर में जो कोई भी मीटर लगा हुआ है, इसमें देखिए एक ग्रिप लगा होता है, ग्रिप के अंदर में छोटा सा फ्यूज तार लगा होता है। अब उस फ्यूज तार का काम क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई करंट घर में आ रहा है, डायरेक्ट करंट डीसी करंट के रूप में घर में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप डाउन होते रहता है, इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन होते रहता है, उसी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ से देखिए घर से ये हमारे यहाँ से घर में जितने भी उपकरण लगे होते हैं वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। ठीक है, आपको जो भी टीवी कूलर फ्रिज ये सारे उपकरण में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी भी आपको अचानक से अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया तो आपके घरों में लगे परिपथ को कोई भी नुकसान ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये फ्यूज तार लगाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी अचानक से बढ़ गया, तब के कंडीशन में क्या करता है, इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही जल्दी गल जाता है। ठीक है, मतलब इधर अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा हो जाता है तब की कंडीशन में ये फ्यूज तार खुद से अपने ये फ्यूज तार जो लगा होता है ये खुद ये गल जाता है। ठीक है, ये खुद गल करके क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या सप्लाई को रोक देता है, जिससे हमारे घर में लगे उपकरण को नुकसान होने में बच जाता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों फ्यूज तार का काम। अब देखिए
फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है, तो देखिए तार का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। तार की त्रिज्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके साथ साथ तार में बहने वाली धारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्तों तार की जो लंबाई है वो कोई आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। देखिए आपका सीजी टेट 2022 में पूछा गया सेम क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 2022 में पूछा गया है, ठीक है, सीजी टेट में। अब देखिए क्या दिया है, सोडियम का प्रतीक क्या है ये हमें निकालना है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका क्या दिया है, देखिए सल्फर, पहला आपका क्या दिया है, देखिए सल्फर। अब देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, सिलिकॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है दोस्तों, सिलिकॉन। अब देखिए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 14, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखिए मैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, सोडियम, ठीक है, एन एक किसका सिंबल है, तो ये है दोस्तों सोडियम का, यह है सोडियम का। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया है, एसएन, जिसको बोला जाता है दोस्तों टीन, जिसको बोला जाता है टीन, ठीक है। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है टीन का, तो दोस्तों टीन का परमाणु क्रमांक होता है 50। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों सोडियम का प्रतीक कौन है, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यह हमें निकालना है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार सी टेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्या बोला है, मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, ज़मीन है। अब क्या बोला दोस्तों, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। ये 2 मीटर की ऊंचाई हो गया, मान लीजिए हाइट बराबर ये क्या है दोस्तों 2 मीटर। अब ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का भार कितना है दोस्तों, इस वस्तु का भार है 20 किलोग्राम, इस वस्तु का भार है दोस्तों 20 किलोग्राम। मतलब 20 किलोग्राम भार की किसी वस्तु को 2 मीटर तक अगर उठाया जाता है तब के कंडीशन में वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए कार्य को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों आपका एफ इंटू एस, जहाँ पर एस आपका होता है डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप चाहो तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो या फिर इससे भी इजी तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों वर्क निकालने का, कार्य निकालने का। तो देखिए इसका कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। कार्य बराबर हो जाएगा दोस्तों एम इंटू जी इंटू एच। आप चाहो तो इस फॉर्मूला से भी बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मान लीजिए ये पेन है, देखिए इसको मैंने रख दिया। अब अगर मैं इसको उठा रहा हूँ कुछ ऊंचाई तक, अगर इसको मैं उठा रहा हूँ तब की कंडीशन में क्या करेगा दोस्तों, जो नीचे जो सरफेस है वो क्या करेगा, इस पेन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब मैं इसमें फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा हूँ लेकिन सरफेस इसमें गुरुत्वाकर्षण की मदद से अपना फोर्स नीचे की ओर लगा रहा है, ठीक है। इस बात को बस आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तब के कंडीशन में देखिए ये जो वस्तु रखा है इसको उठाने में किया गया कार्य, इस वस्तु को अगर मैं उठा रहा हूँ तो कितना कार्य किया गया, तब के कंडीशन में दोस्तों वस्तु को उठाने में, यहाँ पर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, वस्तु को उठाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। जैसे कि ये पेन रखा हुआ है, इसको अगर मैं उठाता हूँ तो देखिए इसका मास क्या होगा, तो ये हो गया एम इंटू इसमें कितने का ग्रेविटेशनल लग रहा है, इसको अगर मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो कितने का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जी इंटू कितने हाइट तक इसको मैं उठा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों एम इंटू जी इंटू एच। मतलब वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू एच। ये हो गया दोस्तों वस्तु के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए इस पेन को उठाने में गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा,
ठीक है। जैसे कि मैं देखिए इस पेन को अगर मैं उठा रहा हूँ तो इस सरफेस के द्वारा ये सरफेस जो है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कितना कार्य कर रहा है, अगर ये हमें पूछ दिया जाए तब की कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, तब की कंडीशन में वर्क हो जाएगा हमारा माइनस एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तब की कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा माइनस का एम इंटू जी इंटू एच, क्योंकि देखिए इसमें मैं वर्क जो है ऊपर की ओर लगा रहा हूँ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा इसमें नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जस्ट इसका ऑपोजिट फोर्स लगाता है, इसीलिए हम अगर हमें गुरुत्वाकर्षण की कंडीशन में निकालना हो तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा माइनस एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसी को देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस एम इंटू जी इंटू एच। अब देखिए मान लीजिए मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये W बराबर क्या निकल के आ जाएगा, देखिए माइनस का माइनस एम का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों यहाँ पर एम इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये दिया है हमें 20 kg इंटू जी का मान। ठीक है, पृथ्वी पर अर्थ पर जी का मान क्या होता है दोस्तों, वैसे तो इसका एक्चुअल मान क्या होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें नहीं दिया गया हो तब के कंडीशन में हम इसको मोटा मोटी तौर पर क्या कितना मान लेते हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना हम मान के चलते हैं हमारे धरती पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 20 गुणित ये हो जाएगा दोस्तों 10 गुणित उसके बाद हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है हमें 2 मीटर, तो हो गया दोस्तों 2। मतलब ये W का वैल्यू कितना निकल के आ गया, W बराबर देखिए कितना हो जाएगा ये 20 दहम, ये हो जाएगा दोस्तों 200, और ये 200 दोनों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 400। ठीक है, तो देखिए हमें कितना कार्य करना पड़ा, तो ये हमें 400 जूल का कार्य करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों ये तो आएगा आपका माइनस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से माइनस क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो ये माइनस दोस्तों डिनोट कर रहा है कि अगर ये पेन है इसको मैं उठा रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको मैं जिस डायरेक्शन में उठा रहा हूँ, मान लीजिए इसको मैं ऊपर की ओर इस प्रकार से उठा रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को ये माइनस जो है डिनोट कर रहा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ये 400 जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसको आपको समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे तो आप इसका आंसर विद इन सेकेंड निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला पता है तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए माइनस का कंसेप्ट मैंने आपको इतना इसलिए बताया क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये माइनस वाला कंसेप्ट दे दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आंसर माइनस में दे दिया जाए तब के कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई से भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसीलिए देखिए मेरा काम है आपका पूरा डिटेल में समझाना, तो आप पूरा डिटेल में समझते जाइएगा हर एक पॉइंट को, और हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कार्य वर्क का 2 फॉर्मूला बताया था। एक होता है दोस्तों वर्क इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है, देखिए बीच का कोण हमें निकालना है, कोण। तो कोण वाला वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इतना आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि जो कोण वाला होता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, मतलब एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो फोर्स लग रहा है। एस क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, और ये कॉस थीटा। अब यहाँ पास इसी फॉर्मूला में अगर मैं देखिए रख देता हूँ तब ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो मैं यहाँ साइड में जो गिवन डाटा है उसको लिख देता हूँ। तो ये W वर्क बराबर क्या दिया दोस्तों, W बराबर क्या दिया है 20 जूल। ठीक है, और एफ फोर्स कितना दिया है, देखिए यहाँ पर ये फोर्स कितना दिया है 20 न्यूटन, फोर्स हमें दिया है दोस्तों 20 न्यूटन। और एस क्या होता है दोस्तों, आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, कितना विस्थापन हो रहा है, तो ये 2 मीटर का विस्थापन हो रहा है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर। ठीक है, देखिए सारा चीज़ हमें दिया गया है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमें गिवन डाटा है इसको अगर मैं फॉर्मूला पे अगर मैं यूज़ करता हूँ तब ये कंडीशन में देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 20 बराबर एफ इज इक्वल टू कितना है, ये भी हमारा है 20 गुणित एस का मान कितना है दोस्तों, तो एस बराबर है हमारा 2 गुणित ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कॉस थीटा बराबर ये 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर आके ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर से कट गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब ये 1 बचा, तो ये इधर आके ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा बराबर ये 1/2।
अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो ये होता है दोस्तों कॉस ये 60 अंश का मान। ठीक है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, ये 1/2, मतलब थीटा बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 60 अंश। ठीक है, थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, 60 अंश। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपको सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगामी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अब से साइंस का जो है न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपने हमारा पूरा क्लास देख लिया तो आप साइंस का हर एक क्वेश्चन बना सकते हो विद इन सेकेंड। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या निकालने बोला है, बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कभी भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए दो फार्मूला पता होना चाहिए। एक देखिए क्या होता है, ओम का नियम, मतलब क्या होता है दोस्तों, V = IR। ये होता है रेजिस्टेंस निकालने का हमारा ये पहला फार्मूला होता है, V = IR, जहाँ V क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज, I क्या होता है बहने वाली धारा करंट, और R क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। वहीं इसका सेकंड फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है P = V²/R। ठीक है, P = V²/R, जहाँ P क्या होता है दोस्तों, पावर बराबर क्या होता है, ये वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो फार्मूला को आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को मैं पहले से निकाल सकता हूँ कि दूसरा से निकाल सकता हूँ, तो पहले देखिए हमें जो गिवन डाटा के आधार पर ही हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। पहले देखिए गिवन डाटा हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 100 वाट अंकित है, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर = हमें क्या दिया है, 100 वाट। ठीक है, पावर हमें दिया गया है 100 वाट, और उसके बाद बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट, मतलब यहाँ पर से V का वैल्यू क्या दिया दोस्तों, 220, मतलब पावर और ये वोल्टेज हमें दिया गया है। तो पावर और वोल्टेज वाला देखिए ये आपका फार्मूला नंबर 2 पे है। फर्स्ट में आपको चाहिए वोल्टेज के साथ साथ करंट, लेकिन हमें करंट नहीं दिया गया है, इसीलिए पहला वाला जो फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरा में देखिए क्या दिया है, पावर = V²/R, पावर भी हमें दिया गया है और V का वैल्यू भी दिया गया है, तो यहाँ से मैं R की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। तो ये सेकेंड वाले फार्मूला से ये R = क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो R = हो जाएगा V² ये P क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये V²/P। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो V² बराबर देखिए V का वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 220 का वर्ग, मतलब 220 का स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 220 × 220 बटे P का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो P = है ये हमारा 100 वाट। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए 2 जीरो से ये मैं अगर 2 जीरो को काट देता हूँ तो ये कितना मिल गया दोस्तों, ये R = हमें कितना मिल गया, ये 22 × 22, और 22 × 22 करने पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 484, और ये किस में होगा दोस्तों, ओम में। ठीक है, 484, और ये किस में होगा, ओम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 484 ओम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो इन्हीं दो फार्मूला से आप बिल्कुल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे आपको परिपथ में बहने वाली धारा का मान पूछ दिया जाए, या फिर वोल्टेज का मान पूछ दिया जाए, या फिर पावर का मान पूछ दिया जाए। ठीक है, तो आप ऐसे है छोटा छोटा फार्मूला, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। एक उत्तल लेंस जिसकी शक्ति 8 डायोप्टर है, उसे एक अवतल लेंस जिसकी शक्ति -10 डायोप्टर है के साथ संपर्क में रखा जाता है, तो संयोजन की शक्ति कितनी होगी, ये हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला कि एक उत्तल लेंस जिसकी शक्ति 8D, ठीक है, D मतलब क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता को मापने वाला यूनिट होता है डायोप्टर, मतलब लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से मापते हैं। ठीक है, तो देखिए एक उत्तल लेंस लगा है और एक अवतल लेंस लगा है, ये कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। ये हो गया आपका एक उत्तल लेंस, और इसी में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये आपका एक अवतल लेंस। ठीक है, एक हो गया, देखिए ये वाला जो उभरा हुआ है ये आपका उत्तल लेंस है, और ये जो धंसा हुआ है ये आपका है अवतल लेंस। ठीक है, मतलब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को अगर हम जोड़ देते हैं तब की कंडीशन में इसकी संयोजन की शक्ति कितनी होगी ये हमें निकालना है।
ठीक है। तो देखिए पहले आप लेंस का कंसेप्ट समझ लीजिए। उत्तल लेंस का पावर हमेशा किस में होता है दोस्तों? उत्तल लेंस का पावर, ठीक है। तो उत्तल लेंस का पावर हमेशा होता है दोस्तों पॉजिटिव में, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आपको अवतल दे दिया जाए, अगर आपको अवतल लेंस दे दिया जाए तो अवतल लेंस का पावर ये किस में होता है दोस्तों? हमेशा ये होता है दोस्तों निगेटिव में, ठीक है। उत्तल लेंस का पावर होता है हमेशा पॉजिटिव में, अवतल लेंस का पावर होता है हमेशा निगेटिव में। देखिए क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है उत्तल लेंस जिसकी शक्ति 8 डायोप्टर है, ठीक है। ये हमें किस में दिया गया है? पॉजिटिव में। और एक अवतल लेंस जिसकी शक्ति हमें -10 डायोप्टर, ये किस में दिया गया है दोस्तों? निगेटिव में, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव और निगेटिव नहीं भी दिया गया हो तो आप इसको याद रखिएगा, उत्तल लेंस का पावर किस में होता है? हमेशा पॉजिटिव में, और अवतल लेंस का पावर होता है दोस्तों हमेशा नेगेटिव में। अब देखिए क्या बोला है? टोटल कॉम्बिनेशन का पावर, ठीक है। ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है दोनों लेंस का, अगर मैं कॉम्बिनेशन कर देता हूँ तो इस टोटल कॉम्बिनेशन का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका पावर होता है आपका जितना भी आपका उत्तल लेंस का पावर हो प्लस अवतल लेंस का पावर हो, ये जितना भी पावर हो इन सब का सम क्या होता है? टोटल पावर, ठीक है। जितना भी पावर दिया रहेगा उसका हम सम कर देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों टोटल संयोजन का पावर, ठीक है। संयोजन की शक्ति हमें निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर ये P बराबर देखिए हमें निकालना है, तो P बराबर P1 बराबर कितना दोस्तों? तो P1 बराबर हो जाएगा 8 डायोप्टर, ठीक है। तो ये P1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 8 धन P2 का मान क्या है दोस्तों? -10। तो P2 का मान क्या हो जाएगा? ये -10। अब देखिए 8 में अगर मैं -10 को जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारे ये 8 - 10, और 8 - 10 करने पर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों -2 डायोप्टर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा -2 डायोप्टर। ये किस में आ गया दोस्तों? पावर -2 डायोप्टर। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका दोस्तों डायोप्टर, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यह हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? दर्पण सूत्र। इसके लिए हमें पता होना चाहिए दोस्तों दर्पण सूत्र, ठीक है। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका 1/f = 1/v - 1 सॉरी ये हो जाएगा +1/u, ठीक है। ये किस में माइनस हो जाएगा? ये आपका लेंस फार्मूला में, ठीक है। लेंस के फार्मूला में ये जो माइनस में हो जाता है। और ये दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये 1/f = 1/v - 1/u, सॉरी ये 1/v + 1/u, ठीक है। बार बार ये माइनस आ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? दर्पण सूत्र का ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हमें गिवन डाटा क्या क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये एफ क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर होता है आपका फोकस दूरी, ठीक है। एफ बराबर होता है दोस्तों आपका फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस। और भी क्या होता है दोस्तों? आपका भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, भी होता है दोस्तों प्रतिबिंब, भी होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर ये u क्या हो जाता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों u आपका, ये होता है वस्तु की दूरी, ठीक है। u होता है वस्तु की दूरी, क्योंकि कभी भी आपको इस फार्मूला से रिलेटेड आपको अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। f क्या होता है, v क्या होता है और ये u क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आप थोड़ा सा कंडीशन पहले समझ लीजिए, ठीक है। इसमें भी छोटा सा कंडीशन है। अब आपको पूछ दिया जाए उत्तल लेंस, आपको बोल दिया जाए उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण, तब की कंडीशन में दोस्तों ये आपका फोकस क्या हो जाता है? फोकस दूरी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव, ठीक। इसी प्रकार अगर इसको आपको पूछ दिया जाए अवतल में, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण, तो अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण के कंडीशन में f = ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस में। उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण की कंडीशन में हमें फोकस दूरी को लेना है प्लस में, और अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण की कंडीशन में हमें फोकस दूरी को हमेशा लेना है दोस्तों माइनस में, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, हम ये तो हमें एफ की वैल्यू दिया गया यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो जो दिया गया उसको हम लिख देते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए क्या है, अवतल लेंस, ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण की कंडीशन में f इज इक्वल टू हमें क्या लेके चलना है, माइनस में, ठीक है। मतलब ये f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। ठीक इसी प्रकार देखिए इसमें और क्या दिया है, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई है, ठीक है। अवतल दर्पण से 60 सेंटी पर रखी गई एक वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, u से। u बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी देखिए आपको वस्तु की दूरी u हमेशा माइनस में लेना है, चाहे आपका उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें देखिए v की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो इस फॉर्मूला में अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर देखिए मुझे चाहिए v, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f माइनस ये 1/u को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फॉर्मूला पे रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए 1/f। तो 1/f का वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ देखिए ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस 1/u। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/u, u का वैल्यू क्या है, ये माइनस का 60, ठीक है। मतलब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/60। अब यहाँ पर देखिए 15 और ये 60 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तब की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 60। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 4 जो ऊपर में गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का 1। अब देखिए माइनस का 4 और प्लस का 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3/60, ठीक है। माइनस का 3/60। इसको मैं अगर ऊपर में सॉल्व करता हूँ, नीचे में जगह नहीं, इसको मैं ऊपर में सॉल्व करता हूँ तब की कंडीशन में ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 1/20, ठीक है। ये हमारे इसको मैं कटा देता हूँ, ये 3 एकम 3 और ये 20 या 60, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1/20। मतलब v बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, अगर इसको मैं उलट दूँ तो ये कितना आ गया, माइनस का 20, ठीक है। v बराबर क्या निकल के आ गया, माइनस का 20, और ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझने वाली बात है कि v का वैल्यू हमें मिला है माइनस में, ठीक है। देखिए यहाँ से v का वैल्यू हमें किस में मिला है दोस्तों, माइनस का 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, देखिए v का वैल्यू हमें दिया गया है प्लस में, ठीक है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया दोस्तों, v का वैल्यू हमें दिया गया है प्लस में। तो माइनस क्या चीज़ को डिनोट करता है, माइनस आया है मतलब जो भी इमेज बनेगा वो आपका वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। या फिर माइनस का मतलब क्या होता है, जिधर वस्तु है उधर ही उसका इमेज बनेगा, ये चीज़ माइनस जो है वो प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 अंश के कोण बनाते हैं, ठीक है। 20 अंश के कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों परावर्तन के नियम आपने पढ़ा होगा। परावर्तन के नियम में क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका आपतन कोण, ठीक है। एक होता है आपका आपतन कोण मतलब आने वाला कोण, अब एक होता है आपका परावर्तन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जाने वाला कोण, ठीक है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, अब यहाँ पर कोई लाइट इसमें हम फोकस कर रहे हैं, तो ये लाइट इसमें आ रहा है और कुछ लाइट यहाँ से परावर्तित होगा, ठीक है। मतलब ये परावर्तन के नियम से के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आपतन कोण जितना होगा उतना ही आपका परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं परावर्तन के नियम के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, ठीक है। ये आपतित किरण जो है ये समतल दर्पण के साथ 20 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है। ये कोण क्या हो गया दोस्तों, 20 अंश का कोण हो गया। और परावर्तित किरणों के हुए आपतित होती है, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए ये तो हो गया आपका आपतित कोण और ये हो गया दोस्तों आपका परावर्तित कोण, ये हो गया आपतित कोण और ये हो गया दोस्तों आपका परावर्तित कोण, ठीक है। और यही दोनों के बीच का टोटल कोण कितना बनेगा, मतलब ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है,
ठीक है, मतलब देखिए एक चीज़ क्या होता है, आपका आपतन और परावर्तन के नियम में जितना आपतन कोण का कोण होगा, ठीक है, जितना आपतन का कोण होता है उतना ही परावर्तन का कोण होता है। मतलब ये वाला कोण अगर निकलता है मेरा थीटा, तो ये वाला कोण भी निकल जाएगा दोस्तों थीटा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है, आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 20 अंश का कोण बनाते हुए आ रही है। तो यहाँ से देखिए ये तो हमारा ये कोई मिरर है मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका ये कोई आपतन कोण इधर से ये आपतित हुआ है, और इस कोण का मान कितना है दिया गया दोस्तों, ये हमें दिया गया क्वेश्चन में 20 अंश। अब ये देखिए पूरा यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक का पूरे कोण का मान कितना होता है, तो पूरे कोण का मान होता है दोस्तों 90 अंश। ठीक है, ये पूरे कोण का मान होता है, ये पूरा वाला कोण का मान होता है 90 अंश, लेकिन हमें ये इतना कोण का मान दिया है 20 अंश। तो मैं 90 में से अगर मैं 20 को माइनस कर दूं तो ये वाला जो बचा हुआ कोण का मान निकल करके आ जाएगा, और ये बचा हुआ कोण का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 70 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 70 अंश, यह 70 अंश मान किसका आ गया, ये थीटा का मान कितना आ गया हमारा 70 अंश। मतलब ये आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। अगर ये 70 अंश होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या कहता है दोस्तों, जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमें टोटल कोण ही हमें पूछा गया है, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण टोटल कोण हमें पूछा गया है। तो ये भी आपका 70 अंश है, ये भी आपका 70 अंश है। टोटल 70 और 70 को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 140 अंश। ठीक है, टोटल 70 और 70 को अगर मैं मिला देता हूँ तो हो जाएगा आपका टोटल 140 अंश, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही सिंपल सा होता है साइंस का न्यूमेरिकल, इसको देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारा क्लास प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो आपका साइंस का हर एक न्यूमेरिकल बनेगा। इसके बावजूद भी अगर साइंस के किसी भी न्यूमेरिकल को में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको हर प्रकार का अपडेट मिलते रहे, हर प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलते रहे, चाहे आपका मैथ्स का हो या फिर साइंस का हो। इसी के साथ अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो या फिर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए हमने मैथ्स को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर पूरा मैथ्स को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी फ्री क्लास में। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हमारा सारा क्लास आपके लिए पूरा बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।